हेलो एवरीवन। तो वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ इंजीनियर्स पोर्टल। आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ बेसिक इंजीनियरिंग कंसेप्ट्स सबस्टेशन इंजीनियरिंग के। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे उसमें है कि कितने टाइप्स ऑफ सबस्टेशन होते हैं, और सबस्टेशन में सिंगल लाइन डायग्राम क्या होता है, इसको हम एसएलडी कहते हैं। और जो आउटडोर इक्विपमेंट होते हैं सबस्टेशन के, उनका प्लेसमेंट कैसे डिसाइड करते हैं, सर्किट ब्रेकर्स क्या होते हैं, और फिर हम अगर आपके डाउट्स कुछ हैं तो वो भी कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ सबस्टेशन का। तो आप इसमें देख सकते हैं कि मेनली हमारे पास 5 टाइप्स ऑफ सबस्टेशन में जितने भी हमारे सबस्टेशन है वो डिवाइडेड रहते हैं, जिसमें कि सबसे पहला है और सबसे कॉमन है एयर इंसुलेटेड सबस्टेशन, जिसमें कि सारे इक्विपमेंट्स जो है वो आपस में एक दूसरे से इंसुलेटेड होते हैं एयर में। और इस तरह का सबस्टेशन जो है वो सबसे ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी आती है गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन की। तो जैसा कि इसका नाम आपको बता रहा है कि इसमें जो इंसुलेशन मीडियम है वो गैस यूज़ होती है। जनरली SF6 गैस होती है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। और अब कुछ टेक्नोलॉजीज इमर्ज हो रही हैं जिसमें CO2 को भी हम इंसुलेशन मीडियम की तरह यूज़ कर पा रहे हैं। नेक्स्ट कैटेगरी सबस्टेशंस की है जो कि हाइब्रिड सबस्टेशंस हैं। तो हाइब्रिड से ये मतलब है कि जो उसका ब्रेकिंग पार्ट है, जहाँ पे एक्चुअल सर्किट की ब्रेकिंग हो रही है, वो गैस में इंसुलेटेड है, लेकिन जो उसके कनेक्शंस हैं दूसरे इक्विपमेंट के साथ वो एयर में है। तो आगे चल के हम इसका डिटेल में देखेंगे कि कैसा इसका कॉन्फ़िगरेशन बनता है। उसके बाद जो नेक्स्ट हम वीडियो देखने वाले हैं ये है मोबाइल सबस्टेशंस के बारे में। तो मोबाइल सबस्टेशन में क्या होता है कि जो पूरा सबस्टेशन है वो एक मोबाइल इक्विपमेंट, जनरली एक लो बेड ट्रेलर पे या लॉन्ग ट्रेलर पे प्लेस्ड होता है। और ये इस तरह का अरेंजमेंट जनरली यूज़ होता है जहाँ पे इमरजेंसी सर्विसेज को रिस्टोर करना है, जैसे कहीं ब्लैकआउट हो गया किसी एरिया में और वहाँ पे इतनी जल्दी वो जो फॉल्ट है वो रेक्टिफाई नहीं हो सकती। तो एक ट्रक के साथ एक ट्रेलर लगा के और उस पर सबस्टेशन इक्विपमेंट माउंटेड रहते हैं, ट्रांसफार्मर, HV साइड और LV साइड के इक्विपमेंट, और वो लाके उनको कनेक्ट करके और सिस्टम को हम रिस्टोर कर देते हैं कुछ 4-6 घंटे के अंदर। तो ये मोबाइल सबस्टेशन कहलाता है। जो लास्ट इसमें कैटेगरी है वो है वर्टिकल EHV सबस्टेशंस की। तो वर्टिकल सबस्टेशन में जनरली हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारे पास लैंड एरिया बहुत कम है। तो बेसिकली इसमें क्या है कि सबस्टेशन के जो इक्विपमेंट हैं वो एक के ऊपर एक डिफरेंट लेवल्स पे वर्टिकली रखे होते हैं। हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस बनाने के बजाय हम उसमें वर्टिकली डिस्टेंस बना देते हैं। तो ये हमारे कुछ 5 टाइप्स ऑफ सबस्टेशंस में हमने अपने जितने सबस्टेशंस हैं वो डिवाइड कर दिए। नेक्स्ट हम चलते हैं फर्स्ट कैटेगरी पे, इसको डिटेल में देखते हैं एयर इंसुलेटेड सबस्टेशन क्या है। तो देखिए जैसे आप देख सकते हैं ये एयर इंसुलेटेड सबस्टेशन है, और यहाँ पे आप देखें जो ये इक्विपमेंट्स हैं, ये इक्विपमेंट CT है और ये इक्विपमेंट सर्किट ब्रेकर है। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे से एक डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, जिसको हम इक्विपमेंट टू इक्विपमेंट स्पेसिंग कहते हैं। और इनके बीच में जो इंसुलेशन है वो एयर है, बेसिकली एयर है। एयर यहाँ पे एक्ट कर रही है और इन दोनों इक्विपमेंट्स को आपस में आइसोलेट कर रही है। तो ये हो गया एयर इंसुलेटेड सबस्टेशन। जैसा कि आप आगे तक देख सकते हैं जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो एयर के थ्रू इंसुलेट हो रहे हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट आ गया हमारा गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन का। तो ये आप देख सकते हैं, ये एक गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन का फोटोग्राफ है।
जिसमें कि हमारा जो ये वाला पार्ट है, ये हमारी बस बार है और ये हमारे इक्विपमेंट्स आ गए और ये हमारा सर्किट ब्रेकर आ गया, ये हमारा वोल्टेज ट्रांसफार्मर आ गया और यहाँ पे हमारे आप देख सकते हैं ये केबल कनेक्शंस हैं जो अंडरग्राउंड से आ रहे हैं। तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने पूरे सबस्टेशन को इंडोर रख दिया और जो इंसुलेशन हमें एयर से मिल रही थी वो अब हमने गैस से अचीव करी। तो हमें फायदा क्या हो रहा है गैस से अचीव करने में, हमारी जो इक्विपमेंट का साइज है वो बहुत छोटा हो जा रहा है। तो हमारी फेस टू फेस या इक्विपमेंट टू इक्विपमेंट जो स्पेसिंग एयर में चाहिए थी उससे ऑलमोस्ट हमारी 10 टाइम्स स्पेसिंग रिड्यूस हो गई और हम गैस के थ्रू अपने सबस्टेशन को स्मॉल करने में कामयाब रहे। तो आप देख सकते हैं ये पूरी एक बे हो गई, ऐसे ही अराउंड 6 या 7 बेज ये एक साथ लगी हुई हैं। तो अगर हम ये 220 केवी का सबस्टेशन आउटडोर बनाने जाते तो ये अराउंड तकरीबन हमें 100-125 मीटर बाय 125 मीटर का बनाना पड़ता। तो ये एक एडवांटेज हमें गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन में मिलती है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम हाइब्रिड सबस्टेशन पे। तो जैसा कि हमने अभी देखा कि एयर इंसुलेटेड सबस्टेशन में जो एयर की थ्रू हमें इंसुलेशन मिल रही थी वही हमको यहाँ पे मिल रही है, लेकिन क्या हो रहा है कि जो हमारा इंटरप्टिंग पार्ट है जैसे कि ब्रेकर, डिस्कनेक्टर, सीटी, पीटी, वो सारे हमारे गैस के अंदर हैं। मतलब ये वाला जो पार्ट है ये गैस इंसुलेटेड है, लेकिन बाकी इक्विपमेंट्स के साथ जैसे कि ट्रांसफार्मर है या बस बार है उसके साथ जो कनेक्शन है वो एयर में है थ्रू दीज बुशिंग्स। ये जो आप बुशिंग्स देख पा रहे हैं, तो इस तरह के जो अरेंजमेंट है इसको हम हाइब्रिड इक्विपमेंट कहते हैं। तो बेसिकली ये एक मिक्स होता है गैस इंसुलेटेड और एयर इंसुलेटेड सबस्टेशन का, और जनरली ये वहां हम एम्प्लॉय करते हैं जहां पे हम टोटली गैस इंसुलेटेड नहीं करना चाहते लेकिन हमारे पास स्पेस काफी कम है क्योंकि हम पूरी तरह एआईएस सबस्टेशन नहीं बना सकते। तो हम क्या करते हैं, हम हाइब्रिड सबस्टेशंस क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट आ गया मोबाइल सबस्टेशन। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये एक फुल फ्लेज्ड मोबाइल सबस्टेशन है और देख सकते हैं ये 132 केवी वोल्टेज लेवल का है। ये कैसे पता चला कि 132 का है, इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। आप बुशिंग देख के कैसे आप बता सकते हैं कि ये 132 है या 220 है या 66 केवी वोल्टेज लेवल है। तो ये देखिए, ये इसमें ट्रांसफार्मर, ये हाई वोल्टेज साइड का आपका सर्किट ब्रेकर, बेसिकली जीआईएस ये बे है ये पूरी, और ये आपका एलवी साइड का इक्विपमेंट, ये ट्रेलर पे माउंटेड है और ये पूरा बन गया आपका मोबाइल सबस्टेशन। तो आपको इसमें क्या करना है, ये ट्रेलर लाके सिर्फ कनेक्शंस करने हैं और बाकी इन इक्विपमेंट्स के बीच के आप कनेक्शंस देखें तो ये ऑलरेडी हो रखे हैं। आपको सिर्फ एक्सटर्नल कनेक्शंस अपने करने हैं और सबस्टेशन को आप चार्ज कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये लास्ट कैटेगरी हमारी है वर्टिकल सबस्टेशंस की। तो इसमें जैसा कि हमने देखा कि हमारे पास स्पेस की अगर लिमिटेशन है और हम जीआईएस पे भी नहीं जा सकते, या अगर जीआईएस पे जा सकते हैं तो कुछ सेकेंडरी साइड के वोल्टेज लेवल्स हम एआईएस के या इंडोर देने हैं, तो हम क्या करते हैं, वर्टिकल सबस्टेशन बनाते हैं। जिसमें आप देखिए ये बेसमेंट एरिया जनरली केबलिंग के लिए हो गया, यहाँ पे आपका 220 केवी जीआईएस आ गया, इसके ऊपर ये ईओटी क्रेन रन कर रही है ये जीआईएस हॉल के अंदर, जो कि जीआईएस को रखने और निकालने के काम आती है। इसके ऊपर एक नेक्स्ट फ्लोर पे हम गए तो यहाँ पे एक 11 केवी और 33 केवी का केबल एरिया है जहाँ पे इनकी ये केबल्स जाएंगी। उसके ऊपर 11 और 33 केवी का स्विच गियर रखा हुआ है।
इन स्विच गियर को और जीआईएस को जो ऑक्सिलरी पावर चाहिए एसी और डीसी, वो हम इन बैटरी रूम और डीसीडीबी रूम्स में हमने यहाँ पे एक नेक्स्ट लेवल पे रखी, और उसके ऊपर हमने एक स्टाफ क्वार्टर्स बनाया, और सबसे ऊपर रूफटॉप पे हमने एक अपना 33 केवी का कैपेसिटर बैंक रखा, प्लस एक यूटिलिटी एरिया हमने बना दिया। तो आप देख सकते हैं पूरा का पूरा मेरा सबस्टेशन जो है ये 220 बाय 33 बाय 11 केवी वर्टिकल एरिया, जो कि ऑलमोस्ट 30 मीटर या 40 मीटर बाय 60 मीटर के एरिया की एक बिल्डिंग में पूरा आ गया, और मैंने ये पूरा सबस्टेशन वर्टिकली प्लेस करके बना दिया। तो यहाँ पे मेरी स्पेस की बहुत सारी सेविंग हो गई, और मैंने बिल्डिंग जो बनाई वो 1 2 3 4 5 6 फ्लोर्स की एक बिल्डिंग में मैंने ये पूरा सबस्टेशन अपना सेट कर दिया। तो ये हो गया वर्टिकल ईएचवी सबस्टेशन। तो चलिए अब चलते हैं एसएलडी जो कि सिंगल लाइन डायग्राम है उसकी तरफ। तो थोड़ा समझते हैं कि सिंगल लाइन डायग्राम किसे कहते हैं और क्या इसकी इंपॉर्टेंस रहती है। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये एक 66 केवी सबस्टेशन का सिंगल लाइन डायग्राम है। तो ये मेरी आउटगोइंग लाइन है। लाइन साइड में सबसे पहले जो मेरा इक्विपमेंट आता है वो है लाइटनिंग अरेस्टर। तो बेसिकली इसकी इम्पोर्टेंस ये रहती है कि जो लाइटनिंग अरेस्टर है वो मेरा सबस्टेशन में जो भी लाइन साइड से सर्जेस या लाइटनिंग स्ट्राइक्स आएंगी उनको अरेस्ट करके सेफली ग्राउंड करने के काम आता है। तो बेसिकली लाइटनिंग अरेस्टर में क्या होता है, इसमें कुछ जिंक ऑक्साइड डिस्क्स होती हैं जिनकी एनर्जी डिस्चार्ज कैपेबिलिटी बहुत हाई होती है, और वो अपने अंदर एनर्जी को लेके और उसको सेफली ग्राउंड कर देती हैं, और जो हमारे आगे के जितने इक्विपमेंट हैं वो सारे सेव हो जाते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे एक इंडक्टिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर, जिसको हम वोल्टेज ट्रांसफार्मर या पोटेंशियल ट्रांसफार्मर भी कहते हैं, वो हमने यहाँ पे प्लेस किया। बेसिकली इसका ये काम है कि लाइन पे मेरे जो वोल्टेज है उसको ये सेंस करके और मुझे बताता है कि मेरा जो वोल्टेज लेवल है वो ये अचीव हो रहा है। उसके बाद मेरे जो इक्विपमेंट आ रहा है यहाँ पे मेरा एक आइसोलेटर है विद एन अर्थ स्विच। तो जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं ये लाइन को सबस्टेशन इक्विपमेंट से आइसोलेट करने के काम आता है। तो जब मैं आइसोलेटर को ओपन कर दूंगा तो इसमें जो ये आर्म है, ओपनेबल आर्म होता है, वो रोटेट होके खुल जाता है, और जो मेरा सर्किट है यहाँ से ये ओपन हो जाता है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, एक अर्थ स्विच होता है यहाँ पे। बेसिकली ये अर्थ स्विच मैं इस साइड भी लगा सकता हूँ और इस साइड भी लगा सकता हूँ, लेकिन जनरली लाइन आइसोलेटर में ये लाइन की साइड अर्थ स्विच रहता है। तो जब मैं इस आइसोलेटर को अर्थ स्विच को क्लोज कर दूंगा तो ये मेरी लाइन जो है पूरी अर्थ हो जाएगी। इस लाइन पे अर्थ होने का मतलब ये है कि मेरे जो भी लाइन के ऊपर मेंटेनेंस है वो मैं आसानी से कर सकता हूं, और अब मेरी लाइन दोनों साइड से अर्थ हो गई। अब जो भी उस पे काम करेगा उसको शॉक नहीं लगेगा। नेक्स्ट इक्विपमेंट आप देख सकते हैं यहाँ पे करंट ट्रांसफार्मर्स हमने लगाए हैं। ये बेसिकली करंट को सेंस करते हैं कि इस लाइन में या इस बे में कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो बेसिकली इसका कंसेप्ट ये रहता है कि इसकी दो वाइंडिंग्स होती हैं, एक प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी साइड में हाई करंट फ्लो होता है और सेकेंडरी साइड में वो इंड्यूस होके लो करंट की फॉर्म में बन जाता है, या तो 1 एम्पियर होता है या तो 5 एम्पियर बनता है। जनरली ये दो सेकेंडरी करंट्स हम यूज करते हैं। तो ये सेकेंडरी करंट के ट्रांसफॉर्मेशन रेशो जो प्राइमरी के साथ है उसको सेंस करते हुए हमें ये इंडिकेशन देता है कि मेरा प्राइमरी सर्किट में, मतलब इस लाइन में कितना करंट फ्लो कर रहा है। अगर कोई ऐसी मेरी सिचुएशन आए
कि जहां पे सबस्टेशन में फॉल्ट हो रही है, तो ये क्या करेगा, मुझे फौरन एक इंडिकेशन सेकेंडरी साइड में देगा कि आपका सेकेंडरी करंट 1 एम्पियर या 5 एम्पियर से एक्सीड करके, सपोज यहाँ पे फॉल्ट हुई और ये इसका 10 टाइम्स हो गया। अगर फॉल्ट 10 टाइम्स थी तो ये सेकेंडरी करंट भी 10 टाइम्स हो जाएगा, मतलब 50 एम्पियर सेकेंडरी साइड में करंट रिले को देगा। रिले इसको फौरन सेंस करके क्या करेगी, एक कमांड देगी ये सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करने के लिए। तो सर्किट ब्रेकर क्या करेगा, सर्किट ब्रेकर इमीडिएटली ट्रिप कर देगा, मतलब दोनों कॉन्टैक्ट्स को ओपन कर देगा। जैसे ये कॉन्टैक्ट्स ओपन होंगे, जो फॉल्ट है उसको पावर मिलनी बंद हो जाएगी और वो फॉल्ट हम कह सकते हैं कि वो क्लियर हो जाएगी, मतलब फॉल्ट अब नहीं रहेगी सिस्टम में और ये मेरा ट्रिप कर जाएगा पूरा सिस्टम। तो ये बेसिकली करंट ट्रांसफॉर्मर एक सेंसिंग एलिमेंट है। नेक्स्ट मेरा इक्विपमेंट, जैसा कि अभी हमने देखा सर्किट ब्रेकर आया, तो सर्किट ब्रेकर एक प्रोटेक्शन डिवाइस है। तो सर्किट ब्रेकर मेरा क्या करता है, सर्किट ब्रेकर सर्किट को ब्रेक करता है, जैसा कि इसका नाम बता रहा है। ये इसको ब्रेक करके, और इसमें बेसिकली प्लंजर एलिमेंट्स होते हैं जो स्प्रिंग के अगेंस्ट में लोडेड रहते हैं। तो जैसे ही वो स्प्रिंग रिलीज होता है तो ये कॉन्टैक्ट्स उस स्प्रिंग एनर्जी के अगेंस्ट में दूसरे डायरेक्शन में भागते हैं, और क्योंकि ये SF6 एनवायरनमेंट में होते हैं तो इनके बीच में जो आर्क प्रोड्यूस होता है वो डाई डाउन कर जाता है इमीडिएटली। बहुत हैवी प्रेशराइज्ड गैस रहती है जिसकी वजह से वो जो आर्क प्रोड्यूस होता है हैवी पावर का, वो डाई डाउन कर जाता है और जो मेरा सर्किट है वो इमीडिएटली क्लियर हो जाता है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने फिर से लाइटनिंग अरेस्टर लगाया है। तो एक क्वेश्चन ये बनता है कि जब हमने यहाँ पे लाइटनिंग अरेस्टर लगा दिया तो दोबारा यहाँ पे क्यों लगाया हमने लाइटनिंग अरेस्टर। तो आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे नेक्स्ट इक्विपमेंट मेरा पावर ट्रांसफॉर्मर है, और आपको पता ही है कि सबसे कॉस्टली इक्विपमेंट एक सबस्टेशन में उसका ट्रांसफॉर्मर होता है, जिसको हम हार्ट ऑफ सबस्टेशन भी कहते हैं। तो सबस्टेशन में ट्रांसफॉर्मर को प्रोटेक्ट करना एक प्राइमरी इंपॉर्टेंस रहती है। तो अगर किसी भी तरह की सर्जेस या इंड्यूस्ड फ्लैशओवर्स लाइन में आते हैं तो वो मेरे ट्रांसफॉर्मर को हार्म कर सकते हैं, मेरी वाइंडिंग जल सकती है या मेरे टर्मिनल्स जल सकते हैं। तो उसको अरेस्ट करने के लिए हम जनरली क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मर के नियर में सबसे पहला इक्विपमेंट भी लाइटनिंग अरेस्टर लगाते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि अगर मेरा सेकेंडरी साइड से कोई भी सर्ज डेवलप हो रही है या अगर ट्रांसफॉर्मर में इंटरनली भी कोई सर्ज डेवलप हो रही है, तो वो मेरा लाइटनिंग अरेस्टर जो है उस सर्ज को अर्थ पाथ प्रोवाइड करके उसको ख़त्म कर देता है। तो उससे क्या होता है कि मेरा ट्रांसफॉर्मर जो है वो प्रोटेक्टेड रहता है सर्जेस से। अब आ जाते हैं हमारा मेन इक्विपमेंट पावर ट्रांसफॉर्मर। तो पावर ट्रांसफॉर्मर क्या कर रहा है, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं। तो देखिए पावर ट्रांसफॉर्मर क्या है, एक बेसिकली वोल्टेज कन्वर्जन इक्विपमेंट है, बेसिकली पावर कन्वर्जन इक्विपमेंट है, जैसा कि इसका नाम भी कह रहा है पावर ट्रांसफॉर्म। तो ये पावर को ट्रांसफॉर्म कर रहा है फ्रॉम अ लोअर वोल्टेज टू अ हायर वोल्टेज। आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो सेकेंडरी वोल्टेज था वो 33 kV था, और 33 kV से इसने ट्रांसफॉर्मर ने स्टेप अप करा हायर वोल्टेज में 66 kV में। और इसमें कंडीशन क्या रहती है, जब भी ये ट्रांसफॉर्मेशन करता है वोल्टेज का ऑन सेम फ्रीक्वेंसी करता है, तो बेसिकली इट इज़ नथिंग बट अ इंडक्शन इफेक्ट विच इज़ हैपनिंग इनसाइड द ट्रांसफॉर्मर। तो इसमें मेरी जनरल जो कंसेप्ट रहता है वो मेरी दो वाइंडिंग रहती हैं, जिसको मैं एक हाई वोल्टेज वाइंडिंग कहता हूँ और एक लो वोल्टेज या मीडियम वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग हम कह सकते हैं।
तो इनमें क्या होता है, इनमें कुछ स्पेसिफिक टर्म्स होते हैं जो कि हम लोग डिफाइन करते हैं हमारी वोल्टेज रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो जब भी ट्रांसफॉर्मर का मैं वोल्टेज लेवल डिफाइन करूंगा तो टर्न्स रेशो हाई वोल्टेज वाइंडिंग और लो वोल्टेज वाइंडिंग के बीच का हमेशा पिक्चर में आएगा। तो ये टर्न्स रेशो डिफाइन करेगा कि मेरा प्राइमरी का वोल्टेज क्या होगा और सेकेंडरी का वोल्टेज क्या होगा। दूसरा कंसेप्ट जो ट्रांसफॉर्मर का आता है वो आता है एमवीए पावर। तो हर ट्रांसफॉर्मर की एक उसकी कैपेसिटी होती है पावर को कैरी करने की। तो दोस्तों, इससे पहले ये समझ लेते हैं कि ट्रांसफॉर्मर में वोल्टेज कन्वर्जन की ज़रूरत ही क्यों है, क्यों ना हम जैसे 33 केवी पे ही इसको ट्रांसमिट कर दें। तो देखिए क्या है, इसके लिए हमें समझना पड़ेगा I²R लॉस। इस फॉर्मूले में ये मेरा कॉपर लॉस कहलाता है, या फिर ट्रांसमिशन लॉस भी इसी चीज़ से गवर्न होता है। अगर मेरा करंट ज़्यादा होगा तो यहाँ पे मेरा I²R लॉस जो है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा। मतलब क्या है कि अगर मेरा यहाँ पे करंट वोल्टेज कम होगा तो मेरा पावर में करंट ज़्यादा होगा, करंट ज़्यादा होगा तो मेरा I² लॉस ज़्यादा होगा। मैं ज़्यादा पावर इस ट्रांसमिशन लाइन पे नहीं ले जा सकता लो वोल्टेज में, क्योंकि मेरी जो करंट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है और उस करंट से हीटिंग इफेक्ट आ रहा है इस लाइन में। तो मैं इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए क्या करूँगा, मैं करंट को कम कर दूंगा। करंट को मैं कम कैसे करूँगा, उसके लिए मैं अपने वोल्टेज को बढ़ा दूंगा। आपको पता है पावर इज इक्वल टू VI होता है। तो अगर मेरी पावर कांस्टेंट रह रही है, अगर वोल्टेज इंक्रीज कर रहा हूं तो करंट घटेगा, तो करंट मुझे घटाना है तो वोल्टेज इंक्रीज करना है। तो यही मेरा ट्रांसफॉर्मर कर रहा है। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर ने क्या किया, ट्रांसफॉर्मर ने वोल्टेज को इंक्रीज कर दिया। वोल्टेज मेरा इंक्रीज हुआ, मैंने हायर वोल्टेज पे ट्रांसमिट करा। तो अगर ये लाइन मेरा 33 केवी पे सपोज 150 एम्पियर ले जा सकती थी पावर, तो जब मैं इसको डबल कर दूंगा वोल्टेज को, तो ये मेरे करंट जो है वो कम हो जाएगा और उतनी ही पावर मैं 75 एम्पियर करंट से ही ले जा सकता हूँ, क्योंकि मैंने वोल्टेज इंक्रीज कर दिया। तो देखिए ये कंसेप्ट कितना आसान है समझना कि मैंने ट्रांसफॉर्मर से अपने ट्रांसमिशन की कैपेसिटी बढ़ा दी, मतलब वोल्टेज इंक्रीज किया। तो जैसा कि आपको पता है इंडिया में हायर टू हायर वोल्टेजेस हम लोग मूव कर गए हैं ट्रांसमिशन में। पहले डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे 33 था, 66 हुआ सब ट्रांसमिशन लेवल पे, ट्रांसमिशन पे 132 था, फिर 220 इनिशिएट हुआ, 220 के बाद हम लोग मूव कर गए 400 केवी पे, 400 के बाद हमने छलांग लगाई 765 केवी पे, 765 के बाद अब हमारा जो कंसेप्ट है वो ग्रिड का 1200 केवी पे ट्रांजिशन में है। तो बेसिकली हम वही ट्रांसमिशन लाइंस को यूज़ करते हुए हम ये देख सकते हैं कि हम अपनी ट्रांसमिशन पावर कैसे बढ़ा सकते हैं। तो हम इसमें यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम अपना वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं ताकि हमारा जो कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन है वो सेम रहे और छोटे कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन पे हम ज़्यादा पावर ट्रांसमिट कर पाएंगे। तो देखिए ये कंसेप्ट था हायर वोल्टेज पे जाने का। अब आगे चलते हैं, इस सिंगल लाइन डायग्राम के बाद इसका लेआउट कैसा दिखेगा। तो देखिए इसका लेआउट ऐसा दिखेगा, यहाँ पे हमने मार्क किया हुआ है, ये लाइटनिंग अरेस्टर यहाँ टावर के नीचे रखा है ये। इसके बाद आ गए हमारे वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर, ये आ गया हमारा लाइन साइड का आइसोलेटर, ये आ गया हमारा सर्किट करंट ट्रांसफॉर्मर। इसके बाद हमने एक रोड दी है, जनरली इंडिया में कंसेप्ट है ब्रेकर के साथ एक रोड देते हैं
ताकि अगर कभी हमें ये मेंटेनेंस करनी है इस ब्रेकर पे, तो हम यहाँ पे छोटी कोई व्हीकल लानी है मेंटेनेंस के लिए या कुछ किट के लिए, वो हम यहाँ पे आसानी से ला पाएँ सब स्टेशन में, क्योंकि बाकी सब जगह ग्रेवल बिछा होता है, तो उस ग्रेवल पे व्हीकल मूव नहीं कर सकती। उसके बाद ये हमारा आ गया लाइटनिंग अरेस्टर फिर से, और फिर यहाँ पे आया हमारा पावर ट्रांसफॉर्मर। तो देखिए ये एक एक्सप्लेनेशन हो गया सिंगल लाइन डायग्राम और उसके लेआउट का। अब समझते हैं सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर करता क्या है, बेसिक से शुरू करते हैं। ये आप सबको पता होगा इस फोटो देख के कि ये एक सर्किट ब्रेकर है। जी हाँ, ये भी एक सर्किट ब्रेकर है जो हम सबके घरों में, आपके हमारे घरों में, एसीज में, मेन लाइन में, मोटर्स में ये लगा रहता है। तो ये करता क्या है, बेसिकली जब भी लोड एक्सीड होता है इसकी डिज़ाइन कैपेबिलिटी पे, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 20 एम्पियर का एमसीबी है, तो अगर इस एमसीबी के थ्रू जो करंट पास हो रहा है वो 20 एम्पियर से एक्सीड होगा, तो ये सर्किट ब्रेकर सर्किट को ब्रेक कर देगा, मतलब ट्रिप हो जाएगा। तो जैसा कि हमने यहाँ लिखा है, मेक और ब्रेक अ सर्किट आइदर मैनुअली और ऑटोमेटिकली अंडर नॉर्मल कंडीशन। तो हम इसको मैनुअली भी इस प्लंजर को नीचे करके इसको सर्किट को ब्रेक कर सकते हैं। और दूसरी कंडीशन आती है ब्रेक का करंट अंडर नॉर्मल एबनॉर्मल कंडीशन, मतलब जो करंट इसमें फ्लो हो रहा है उसको एबनॉर्मल कंडीशन, या मतलब अगर कोई फॉल्ट हुई तो होगा क्या, इसके अंदर जो कॉपर एलिमेंट्स हैं वो हीट अप होंगे। जब वो हीट अप होंगे तो उनमें एक्सपेंशन होगा और जो प्लंजर उनको होल्ड करे हुए है वो रिलीज कर देगा। जैसे ही रिलीज कर देगा ये स्प्रिंग के अगेंस्ट में एमसीबी ट्रिप हो जाएगा। तो कंसेप्ट वही है। अब हम जैसे ये देख सकते हैं कुछ फोटोग्राफ्स हैं पुरानी जो कंसेप्ट थे एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर के और ऑयल फील्ड सर्किट ब्रेकर जो हम पहले यूज़ करते थे, तो इनका साइज़ बहुत ही ह्यूज रहता था, बहुत ह्यूज साइज़। आप देख सकते हैं यहाँ पे आदमी खड़ा है, आदमी के कंपैरिजन में ब्रेकर का क्या साइज़ है। अब आते हैं ब्रेकर के अंदर जो मैकेनिज्म है वो कैसे वर्क कर रहा है। तो देखिए इसमें दो कंसेप्ट रहते हैं, एक होता है फिक्स्ड कांटेक्ट और एक होता है मूविंग कांटेक्ट। तो होता क्या है, नॉर्मल कंडीशन में ये फिक्स्ड कांटेक्ट और मूविंग कांटेक्ट क्लोज्ड रहते हैं, और जब ये क्लोज्ड रहते हैं तो ये इसके थ्रू, इन कॉन्टैक्ट्स के थ्रू करंट फ्लो मेंटेन रहता है। और जब इस कंडीशन में मेरी फॉल्ट आई तो जो मेरा मूविंग कॉन्टैक्ट है वो एक स्प्रिंग एनर्जी के अगेंस्ट में लोडेड रहता है। जैसे ही फॉल्ट आई तो मेरा ट्रिप कॉइल जो है वो सेंस करके और ट्रिपिंग का इनिशिएशन देता है। तो क्या होता है, मेरा जो मूविंग कॉन्टैक्ट है उसकी स्प्रिंग एनर्जी इमीडिएटली रिलीज होती है और वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। यहाँ पे एक आर्क प्रोड्यूस होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं जब बहुत ही हाई करंट दोनों के बीच में फ्लो हो रहा है और जब वो मूव करेंगे अगेंस्ट में तो एक आर्क प्रोड्यूस होगा। घरों में भी आपने देखा होगा, अगर दो वायर्स आप कनेक्ट करें और उनके बीच में लोड है तो एक छोटा सा स्पार्क बनता है, उसी को हम आर्क कहते हैं। तो इमीडिएटली क्या होता है कि यहाँ पे SF6 जो है वो उस गैप में मूव होती है और उस आर्क को क्वेंच कर देती है, मतलब उस आर्क को ख़त्म कर देती है। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं ये मूविंग कॉन्टैक्ट दूर हटा, बीच में आर्क जनरेट हुआ और SF6 गैस ने अपनी जगह ले ली। SF6 गैस जो है उसने एक आर्क क्वेंचिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, तो उस आर्क को इमीडिएटली वो ख़त्म कर देती हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक 245 kV का सर्किट ब्रेकर का फोटोग्राफ आपको दिख रहा है। तो देखिए टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है, हमारा ब्रेकर का साइज़ कितना छोटा हो चुका है 245 kV ब्रेकर का।
और अब आपको इसमें समझा देते हैं कि कौन कौन सा पार्ट क्या है। तो इसमें सबसे नीचे जो ये कंट्रोल पैनल रखा है, इसका ब्रेकर ऑपरेटिंग का पैनल है। उसके बाद इसमें जो स्प्रिंग की हम बात कर रहे थे, वो स्प्रिंग को चार्ज करने के लिए एक मोटर लगी होती है। इसमें हर फेज में एक मोटर होती है 220 kV में। तो ये उनके मैकेनिज्म है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ये स्प्रिंग चार्ज है या डिस्चार्ज है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फ्रंट व्यू में। उसके बाद ये इंसुलेटर स्टैक होती है हमारी लाइव पार्ट से ग्राउंड की क्लियरेंस मेंटेन करने के लिए। और उसके बाद सबसे ऊपर आता है हमारा इंटरप्टर। बेसिकली जो हम बात कर रहे थे कॉन्टैक्ट्स की, वो कॉन्टैक्ट्स मूविंग और फिक्स्ड कॉन्टैक्ट्स इसके अंदर होते हैं, इंटरप्टर के अंदर। तो मेरा जो एक्चुअल ब्रेकिंग हो रही है सर्किट की, वो इस इंटरप्टर के अंदर हो रही है। देखिए ये एक 145 kV सर्किट ब्रेकर का फ्रंट व्यू है। इसमें क्या है, इसमें एक ही मैकेनिज्म है। वहाँ पे हमने देखा था 3 मैकेनिज्म थे, यहाँ एक ही मैकेनिज्म है। क्योंकि क्या है, इसमें एक कॉमन रॉड है जो कि तीनों फेज की मोटर्स को, एक स्प्रिंग्स को एक साथ चार्ज और डिस्चार्ज कर रही है। इस कंसेप्ट को हम बाद में समझेंगे कि कहाँ पे हम एक मोटर लगाते हैं और कहाँ हम 2 मोटर्स लगाते हैं। अब सवाल ये आता है कि SF6 ही क्यों? तो देखिए SF6 की मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है वो है एक्सेलेंट आर्क एक्सटिंक्शन। जो आर्क प्रोड्यूस हो रहा है उसको एक्सटिंक्ट करने में SF6 एक बेस्ट गैस है। और दूसरी इसकी एक प्रॉपर्टी ये है कि ये इसकी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत हाई है, मतलब इंसुलेट करने की प्रॉपर्टी बहुत हाई है। तो हम छोटी सी जगह में SF6 को यूज़ करके अपने जो क्लियरेंसेस जो हम एयर में हमें 2-2, 3-3 मीटर तक मेंटेन करनी पड़ रही थी, वो यहाँ पे कुछ मिलीमीटर में ही मेंटेन हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे SF6 अवेलेबल है। और तीसरा एक इम्पॉर्टेंट जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है कि ये इनर्ट होती है, मतलब किसी भी गैस या किसी भी इलेक्ट्रिक आर्क के साथ ये रिएक्ट नहीं करती। और साथ ही साथ इसकी हीट डिसिपेशन प्रॉपर्टी बहुत ही अच्छी होती है। तो जब इतना हैवी आर्क प्रोड्यूस होगा तो बहुत सारी हीट जनरेट होगी, तो वो क्या हो सकता है, चैम्बर एक्सप्लोड हो सकता है। लेकिन SF6 की कूलिंग प्रॉपर्टी इतनी ज़बरदस्त होती है कि उस आर्क को वो इमीडिएटली कूल कर देती है। तो देखिए हम अब आपको दिखाने जा रहे हैं एक्चुअल कटआउट व्यू सर्किट ब्रेकर के अंदर का। तो यहाँ पे राइट साइड में आप देखिए, जिस स्प्रिंग की हम बात कर रहे थे वो ये स्प्रिंग है। ये वो मोटर है जो स्प्रिंग को चार्ज कर रही है। और ये वो प्लंजर है जिसके जो इस स्प्रिंग के अगेंस्ट में वर्क कर रहा है। ये देखिए ये एक एक्चुअल 220 kV सर्किट ब्रेकर की ड्राइंग है आपके सामने। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लेते हैं सिंगल पोल ब्रेकर और 3 पोल ब्रेकर का। तो देखिए हम इसको एक पोल कहते हैं सर्किट ब्रेकर का। तो ये सिंगल पोल ब्रेकर इसलिए हैं क्योंकि ऐसे 3 अलग अलग पोल्स हैं, आइडेंटिकल पोल्स हैं, और तीनों का स्प्रिंग मैकेनिज्म अलग है। मतलब तीनों पोल्स जो हैं इंडिविजुअली अपने ब्रेकर को ओपन क्लोज कर सकते हैं। लेकिन 3 पोल ब्रेकर में क्या है, आप ये देख सकते हैं बीच में इनके एक रॉड अरेंजमेंट है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि यहाँ पे एक ही मैकेनिज्म है जो इन तीनों को एक साथ ओपन और एक साथ क्लोज कर रहा है। तो यहाँ पे कुछ हमने पैरामीटर्स डाले हैं सर्किट ब्रेकर के, जो जनरली क्या स्टैंडर्ड वोल्टेज लेवल्स यूज़ होते हैं। तो 72.5, 123, 145, 170। फिर आपका ये एक सीरीज़ थी, ये कंप्लीट हो जाती है। फिर यहाँ पे एक दूसरी सीरीज़ आती है, इसमें भी हम देख सकते हैं 72.5 kV से ऊपर वोल्टेज जा रहे हैं। और यहाँ पे इस सीरीज़ में हमारे पास 800 kV तक के ब्रेकर अवेलेबल हैं।
और ये सारे इनके पैरामीटर्स हैं, इनको हम और डिटेल में आने वाली वीडियोस में स्टडी करेंगे कि इनका क्या मतलब है, क्या सिग्निफिकेंस है। तो देखिए ये अब हम फोटोग्राफ्स देख सकते हैं स्प्रिंग चार्जिंग मैकेनिज्म के अंदर क्या हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दो डिफरेंट मैकेनिज्म है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्होंने दिखा रखा है कि ये हमारी स्प्रिंग है, ये हमारा मोटर है, ठीक है, और ये हमारे जो गियर अरेंजमेंट के थ्रू ये हमारा मैकेनिज्म वर्क कर रहा है। तो देखिए ये क्लोजिंग स्प्रिंग हो गया, जिसको 6 नंबर पे इन्होंने मार्क किया हुआ है। ये हमारा हाइड्रोलिक डैम्पर है। तो बेसिकली क्या है, जब हम इसको वापस क्लोज करेंगे तो ये धीरे धीरे क्लोज होगा, तो इसके लिए एक हाइड्रोलिक डैम्पर यहाँ पे यूज़ करते हैं। और ये एक स्विचिंग शाफ्ट है जो कि रिवर्सल, मोटर का रिवर्सल और मूवमेंट को स्विच करने में काम आती है। यहाँ पे हमारा सर्किट ब्रेकर का काउंटर लगा हुआ है, ऑपरेशन काउंटर, मतलब ये चेक करने के लिए कि मेरा सर्किट ब्रेकर कितनी बार ट्रिप हुआ। ये 10 नंबर पोजीशन इंडिकेटर है, मतलब ओपन और क्लोज्ड। यहाँ पे ये मेरा एक स्प्रिंग चार्जिंग इंडिकेटर है, ये बताता है मेरा स्प्रिंग चार्ज्ड है या डिस्चार्ज्ड है। तो देखिए इसमें बहुत ही एक ये कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, इलेक्ट्रिकल प्लस मैकेनिकल अरेंजमेंट है ये एक सर्किट ब्रेकर की फॉर एन एग्जांपल रेटिंग प्लेट आपको दिखाई है हमने कि क्या क्या पैरामीटर्स ब्रेकर में डिफाइंड होते हैं। तो एक 400 केवी ब्रेकर की रेटिंग प्लेट है ये। इसका रेटेड करंट 3150 एम्पियर है, फ्रीक्वेंसी है, और आगे चलते हैं। आपका जो फॉल्ट लेवल है मतलब 50 किलो एम्प्स, मतलब 50,000 एम्पियर, मतलब ये ब्रेकर जो है वो 50,000 एम्पियर तक की फॉल्ट को सस्टेन कर सकता है, जो कि अगर 3 सेकेंड तक परसिस्ट रहेगी। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है। उसके बाद हम आते हैं जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है इसकी ऑपरेटिंग सीक्वेंस ब्रेकर की। यहाँ पे O का मतलब होता है ओपन और C का मतलब होता है क्लोज। तो ये बेसिकली हमारा ब्रेकर की ऑपरेटिंग सीक्वेंस डिफाइन करता है। जैसे ये ओपन हुआ और 0.3 सेकेंड्स, मतलब 0.3 सेकेंड के बाद ये दोबारा क्लोज होगा, मतलब ये ब्रेकर ट्राई करेगा कि शायद जो फॉल्ट हुई थी वो कोई छोटी सी फॉल्ट थी जो कि क्लियर हो गई, तो ये दोबारा क्लोज करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर तब भी फॉल्ट परसिस्ट कर रही है तो ये दोबारा ओपन हो जाएगा। फिर ये क्या करेगा, ये 3 मिनट तक वेट करेगा। सेकेंड साइकिल में 3 मिनट में ये अपनी स्प्रिंग को दोबारा चार्ज कर लेगा। एक साइकिल पूरी होने के बाद दोबारा चार्ज करेगा और 3 मिनट के बाद फिर एक बार ट्राई करेगा कि शायद अब फॉल्ट क्लियर हो चुकी हो, और ये क्लोज करेगा। लेकिन अगर तब भी फॉल्ट परसिस्ट करती है तो ये फाइनली सर्किट को ओपन कर देगा। तो ये एक जनरली ऑपरेटिंग सीक्वेंस हम यूज़ करते हैं। सपोज कोई कंडीशन सबस्टेशन में आती है जहाँ पे जो हमारा कोई छोटी सी पेड़ की ब्रांच है वो ट्रांसमिशन लाइन पे गिरी और वहाँ पे फॉल्ट हुई और वो हीटिंग की वजह से वो ब्रांच बर्नआउट होके ख़त्म होके नीचे गिर गई, तो वो फॉल्ट क्लियर हो गई। तो उस कंडीशन में क्या है, जब मैं दोबारा ओपन करूँगा, दोबारा क्लोज करूँगा तो वो फॉल्ट मुझे क्लियर नज़र आएगी, क्लियर हो चुकी होगी, फॉल्ट नहीं नज़र आएगी, तो मैं सर्किट को क्लोज कर दूंगा। तो ये कंसेप्ट इसलिए यूज़ करते हैं 2 साइकिल्स का, क्लोज ओपन का। तो अब इससे रिलेटेड कुछ सिविल कंसर्न्स को हम एड्रेस कर लेते हैं। तो देखिए इसमें सर्किट ब्रेकर को हमें सपोर्ट करने के लिए इसका एक स्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें डायनेमिक फोर्सेस
आती हैं। जब भी ब्रेकर में ये मूवमेंट होगा तो बहुत हैवी फोर्सेस सब डायरेक्शंस में लगेंगी। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये 2.5-3 मीटर की हाइट रहती है, तो ये इतनी फोर्सेस को सस्टेन करना चाहिए। तो बेसिकली ये स्ट्रक्चर डिज़ाइन जो मैन्युफैक्चरर हैं वो लोग करते हैं कि जितनी फोर्सेस ब्रेकर में आ रही हैं वो ये स्ट्रक्चर सस्टेन कर पाएगा या नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे हम अपना ये वीडियो इंफॉर्मेशन का एंड करते हैं। कुछ सबस्टेशन के बेसिक कंसेप्ट्स हमने इसमें स्टडी करे। तो अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और आगे नेक्स्ट सेशन में हम आपको सबस्टेशन कंसेप्ट्स की कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आएंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय।